नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी चैनल पर। सी.टेट का जो संस्कृत का पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश में आप देखेंगे कि इसमें 91 से लेकर 99 तक के जो प्रश्न हैं वो अपठित गद्यांश से रिलेटेड हैं। तो पहले अपठित गद्यांश को समझते हैं और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अपठित गद्यांश को जल्दी से जल्दी पढ़कर आप उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, कम से कम ये 9 या 10 प्रश्न हैं, तो इनको हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए पहले अपठित गद्यांश को समझते हैं। कह रहे हैं कि भाई पावन सलिला, पावन सलिला, पावन माने पवित्र, सलिला माने नदी या पानी, पावन जल वाली नर्मदा नदी जो है वो अस्माकम प्रदेशस्य, वो हमारे प्रदेश के, कौन सा प्रदेश, कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, जीवनदायिनी सरित अस्ति, वो हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी, सरित माने नदी है। शुद्ध जल, पवित्र जल वाली नदी नर्मदा नदी जो है वो हमारे प्रदेश की नदी है। ऐशा एव रेवा इति नामना भी प्रसिद्धा, ये आपको याद रखना, ऐसे प्रश्न आ सकता है, मतलब इसी एग्ज़ाम में, कि इसी नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है, रेवा नाम से भी ये नदी प्रसिद्ध है। अस्या तटे अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति, इस नदी के तट पर अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान हैं। प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही अस्याः तटे, इस नदी के तट पर तपस्विनाम स्थानानि अस्ति, तपस्वियों के स्थान हैं, तपस्वियों के तपस्या करने के स्थान हैं। अतः नर्मदायाः परिक्रमणम, अतः इसलिए नर्मदा नदी का परिक्रमण करना, ठीक है, उसकी परिक्रमा कृत्वा माने करके, जनाः आत्मानं धन्यम मन्यन्ते, लोग जो हैं वो अपने आप को धन्य मानते हैं। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम दर्शनीयम, और यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, नैसर्गिक माने स्वाभाविक सौंदर्य है, वह बहुत ही देखने योग्य है, दर्शनीय है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अनूपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति, अनूपुर मंडल नामक जगह पर अमरकंटक नाम का एक पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति, ततः होना चाहिए यहाँ पर, ततः मतलब वहाँ से ही नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव होता है, मतलब नर्मदा नदी वहीं से निकलती है। जैसे कि गंगा जो है गौमुख से निकलती है, उसी प्रकार नर्मदा नदी जो है वो अनूपुर मंडल नामक जगह पर अमरकंटक नाम के पर्वत से निकलती है। तदनंतरम ऐशा, उसके बाद, तदनंतरम माने उसके बाद, ऐशा माने यह नदी, गहनेषु अरण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु भ्रमणम कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति, उसके बाद ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये गहन वनों में, घने जंगलों में, उत्तुंग पर्वतों में, मतलब अनेक जो ऊंचे नीचे पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उन पर्वतों से भ्रमणम कुर्वती, भ्रमण करती हुई, ठीक है, कुर्वती में सत्री प्रत्यय है, ता हुआ ती हुई इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो भ्रमण करती हुई यह जो नदी है ये डिंडोरी मंडलम, डिंडोरी मंडल नाम की जगह में प्रविशति माने प्रवेश करती है। ठीक है, डिंडोरीतः, डिंडोरी नाम की जगह से सर्पाकार गत्या, सर्पाकार जैसी गति होती है इसकी, जैसे सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसी प्रकार की इसकी भी गति होती है। वहाँ से उच्चावच मार्गेण, उच्चावच माने ऊंचे नीचे जो मार्ग हैं उन मार्गों से होती हुई महाराजपुरम प्राप्नोति, महाराजपुर नामक जगह को ये प्राप्त करती है। और ततः माने वहाँ से, उस महाराजपुर से जाबालीपुरम आगच्छति, जाबालीपुर में आती है। श्वेतशिलाखंडानां कृते प्रसिद्धे मेडाघाट नाम के स्थाने, एक मेडाघाट नाम की जगह है जो श्वेत शिलाखंडों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर सफ़ेद शिला माने पत्थर के खंड हैं जो कि इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मेडाघाट नाम का स्थान। और वहाँ पर ये नर्मदा नदी जो है वो धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति, वहाँ पर इसका एक जलप्रपात बनता है, एक झरना बनता है, उस झरने को धूमधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो मेडाघाट नाम की जगह पे नर्मदा नदी जो है वह धूमधार जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध होती है, जो धूमधार जलप्रपात नाम के स्वरूप को धारण करती है। ठीक है, और तद अवलोकनार्थम, इसको देखने के लिए बहवाः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति, बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। अत्र माने मेडाघाट नाम के स्थान पर आते हैं। मेडाघाट क्यों प्रसिद्ध है? श्वेत शिलाखंडानां कृते प्रसिद्ध है अस्ति। आगे कह रहे हैं नर्मदा नद्यामेव बरगी, नर्मदा नदी में ही बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर बंधाः निर्मिता सन्ति, इसी नर्मदा नदी में ही अनेक प्रकार के बंधा माने बांध भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक बरगी इंदिरा सागर है, एक सरदार सरोवर है जो प्रसिद्ध हैं, जो कि नर्मदा नदी पर ही बनाए गए हैं। एभी ही बंधई, इन बांधों के द्वारा विद्युत उत्पादनम, विद्युत का उत्पादन होता है। भूमि सेचनम, भूमि को सींचा जाता है।
जल परिवहनम, ठीक है, जल विहार भी होता है, जल परिवहन के लिए भी ये इसका प्रयोग किया जाता है। अभयारण्य निर्माणम, अभयारण्य बोलते हैं जहाँ पर वन्य पशुओं का जो है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। अभयारण्य निर्माण भी इस नदी में किया गया है, इस नदी के आसपास ही किया गया है, या फिर इस नदी में भी जंगली जो जलचर जो जीव जंतु हैं उनका निर्माण, उनके संरक्षण का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। पर्यटन स्थल निर्माणम, पर्यटन स्थलों का, इस प्रकार के अनेक पर्यटन स्थलों का निर्माण इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति, इस प्रकार से अनेक पर्यटन स्थलों का निर्माण करके यहाँ से अनेक प्रकार के लाभ भी इस नदी से होते हैं, ठीक है, या फिर इन बंधों से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस पूरे जो है अपठित गद्यांश को समझा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अब हम जानेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जलम जनाः किम कृत्वा आत्मानं धन्यम मन्यन्ते, कि लोग जो हैं क्या करके अपने आप को धन्य मानते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा, खरजूर वृक्ष आरुह्य, तो इसका वर्णन ही नहीं है। आकंठ भोजनम कृत्वा, इसका वर्णन भी नहीं है। तटे शयनम कृत्वा, इसका वर्णन भी नहीं है। तो इसका आंसर है नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा जनाः आत्मानं धन्यम मन्यन्ते, ये हमने अभी अपठित गद्यांश में पढ़ा भी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। दूसरा प्रश्न है उद्भवति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है, कि उद्भवति एक पद है और इस अनुच्छेद में, इस अपठित गद्यांश में इस उद्भवति पद का समानार्थक पद का प्रयोग किया गया है, इसके एक पर्यायवाची पद का प्रयोग किया गया है। तच्चित्वा लिखता, उसी पर्यायवाची शब्द को चुनकर या फिर इस गद्यांश में से ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है या उसका हमें चयन करना है। तो कौन सा शब्द है वो? वेगेन धावति का प्रयोग नहीं है, नृत्यम करोति का प्रयोग नहीं है, सम्मोहितम करोति का प्रयोग भी नहीं है, प्रादुर्भवति का प्रयोग किया गया है गद्यांश में, ठीक है। तो प्रादुर्भवति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले गद्यांश को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, तो उसके बाद सभी प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है नर्मदायाः अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्त है, तच्चित्वा लिखत, नर्मदा नदी का एक दूसरा नाम भी इस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है, उसको हमें ढूंढकर लिखना है। तो सुता नहीं है, तटम का प्रयोग भी नहीं है, सिंही भी नहीं है। शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया था कि नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एषा एव रेवा इति नाम्नापि प्रसिद्धा, ठीक है। तो इस प्रकार से रेवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र अस्ति, अमरकंटक नाम का जो पर्वत है वो कहाँ पर है? तो इसका ये भी हमने जब पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनूपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। तो आंसर में जहाँ पर अनूपुर मंडल लिखा होगा वही जो है हमारा सही आंसर है। देखिए, अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र अस्ति, अनूपुर मंडले अस्ति, बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि डिंडोरी स्थानात् इत्यतः कृते कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः है, तच्चित्वा लिखत। डिंडोरी स्थानात्, इस पद के लिए इस अनुच्छेद में किस पद का प्रयोग किया गया है? तो डिंडोरी स्थानात् इस शब्द का प्रयोग भी किया गया है और इसके स्थान पर अगले ही उसके वाक्य में डिंडोरीतः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, अन्य तीनों गलत हैं। तद्द्रष्टुम इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः है, ठीक है। तो तद्द्रष्टुम इसका अर्थ होता है उसको देखने के लिए, ठीक है। तुमुन प्रत्यय इसमें है, तो तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दृश्य धातु में तुमुन करके द्रष्टुम बनता है, देखने के लिए, यह अर्थ इसका निकल कर आता है। तो तद्द्रष्टुम, इस पद के लिए इस अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमने देखा कि तद्द्रष्टुम के लिए इस अनुच्छेद में अवलोकनार्थम पद का प्रयोग किया गया था। देखो इसमें लिखा है तद अवलोकनार्थम, ये देखिए, तद अवलोकनार्थम मतलब उसको देखने के लिए बहवः जनाः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तद अवलोकनार्थम, ठीक है, ये रहा। और बाकी के अन्य जो है गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तुंग पर्वतेषु पदे का विभक्ति। तो पर्वतेषु, ये आप देखेंगे सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, अन्य जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
कि बंधाः इति पदे किं वचनम, बंधाः इस पद में वचन कौन सा है। तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो राम है रामौ रामाः, बंध शब्द है, अकारांत है, तो बहुवचन का ये शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये शब्द है, अन्य वचन ही गलत हैं। ठीक है, श्रीगाल वचनम तो कोई वचन ही नहीं है, एक वचन और द्विवचन इसमें है नहीं, बहुवचन है। बंधा बंध है, बंधौ बंधाः, इस तरह से इसके प्रयोग चलेंगे, इसके रूप चलेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि का जीवनदायिनी सरित अस्ति, जीवनदायिनी नदी कौन सी है। तो इस अनुच्छेद में नर्मदा नदी का वर्णन है, तो नर्मदा नदी ही जीवनदायिनी नदी है, ऐसा उसमें कहा गया है। अन्य ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अब जो है यहाँ से अपठित पद्यांश दिया गया है, और अपठित पद्यांश को पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हम करेंगे। लगभग 100 से लेकर 105 तक के प्रश्न, मतलब कि कम से कम 6 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो पहले हम इन सभी श्लोकों को, पद्यांशों को समझ लेते हैं और उसके बाद इनसे संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। तो पहले श्लोक में कह रहे हैं कि विकृतिम नैव गच्छन्ति संगदोषेण साधवः आवेष्टितम महासर्पै चंदनम न विषायते, कि साधवः, साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो नैव गच्छन्ति, नहीं प्राप्त होते हैं, नहीं जाते हैं कभी भी, विकृतिम माने विकार को, सज्जन लोगों में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, भले ही संग दोषेण, ठीक है, भले ही उनका संग जो है वो दोष के साथ हो। यदि वो किसी बुरे लोगों के साथ रहेंगे तब भी सज्जन लोगों में किसी प्रकार के विकार नहीं आते हैं, किसी प्रकार से दूषित वो नहीं होते हैं, किसी प्रकार के गलत कामों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आवेष्टितम महासर्पै चंदनम न विषायते, क्योंकि भले ही चंदन के वृक्ष पर कितने ही सर्प लिपट जाएं, लेकिन चंदन का वृक्ष कभी भी विषैला नहीं होता। ठीक है, आवेष्टितम महासर्पै, महासर्पों से आवेष्टित होने पर भी, अनेक विषैले सर्पों से लिपटे रहने पर भी चंदन का वृक्ष कभी भी विषैला नहीं होता, वो कभी भी विष को उगलना शुरू नहीं कर देता। उसी प्रकार साधु लोग भी, सज्जन लोग भी, भले ही कितने दुराचारी लोग उनके संग में रहने लगें, लेकिन सज्जन लोग में कभी विकार नहीं आता है, वो कभी भी दुराचार को ग्रहण नहीं करते हैं। अगला पद्य पढ़ते हैं। कह रहे मनश्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनश्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, कि पहले वाले लाइन में, पहले वाले पद में महात्माओं के लक्षण बताए गए हैं कि उनके मन से और वचन से और कर्म से वो एक ही होते हैं। जैसा वो सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा वो बोलते हैं वैसा भी करते हैं, ऐसे महात्माओं के लक्षण हैं। और मनश्यन्यत, जिनके मन में कुछ और ही होता है, वचसन्यत, बोलते कुछ और ही हैं, कर्मण्यन्यत, और कर्म उनके कुछ अलग ही होते हैं। तो ऐसे जो लक्षण हैं वो दुरात्माओं के हैं, दुष्ट लोगों के हैं। तो इस दोनों पदों में महात्मा और दुरात्मा के लक्षण दिए गए हैं। बहुत ही सरल श्लोक है। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि चिंतनीया विपदाया अदावेव प्रतिक्रिया नकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनागृहे, कि यदि आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है, आपको पता है कि कोई विपदा आ सकती है, तो उसके ऊपर अच्छा है कि आप पहले से ही चिंतन मनन कर लें, उससे बचने के उपाय को ढूंढ लें। ठीक है, आपको पता है कि वर्षा ऋतु में घर की छत जो है टपकती है वर्षा आने पर, और पानी पानी हो जाता है घर में, तो पहले से ही अपनी छत को दुरुस्त कर लें। ठीक है, उसको ठीक करा लें ताकि वर्षा ऋतु में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये यही कह रहे हैं कि विपदा के आने से पहले आदौ एव, शुरुआत में ही आपको प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए, आपको उससे बचने के उपाय के विषय में चिंता कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब विपदा आती है तो संभलने का मौका नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति प्रदीप्ते माने जलते हुए, गृह माने घर, किससे जल रहा है? वह्निना माने आग से। तो आग से जलते हुए घर को देखकर कभी भी नकूप खननम युक्तम, कुआं नहीं खोदा जाता। आपको पता है कि पानी से आग बुझ सकती है और घर जल रहा है सामने, तो आप कुआं नहीं खोदते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आग लग सकती है घर में, तो पहले से ही उससे बचाव के इंतजाम किए जाने चाहिए। ठीक है, तो घर जलते हुए घर को देखकर कभी भी कुआं नहीं खोदा जाता। इसका मतलब ये है कि यदि आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है तो पहले से ही आपको उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए, आपको उसके विषय में चिंता कर लेनी चाहिए। अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि सेवितव्यो महावृक्ष है फलच्छाया समन्वितः न दैवात, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते,
कि सेवितव्यो महावृक्ष है, महावृक्ष को, एक बहुत विशाल वृक्ष की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसको कटने से बचाना चाहिए। ठीक है, सेवितव्य माने उसकी सेवा करनी चाहिए या फिर उसको बचा लेना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। फलत छाया समन्वित है, कैसा महावृक्ष जो फल और छाया से युक्त हो, जो हमेशा आपको फल देता हो या आपकी छाया देता हो, ऐसे वृक्ष की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य के कारण उसमें फल न भी आए तो छाया केन निवार्यते, तो छाया तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे महावृक्ष को, ऐसे, इस कहने का मतलब यह है कि अच्छी वस्तु को कभी भी आपको, अच्छी वस्तु की आपको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस काम वो नहीं आ रही है, यदि जिस कार्य के निमित्त आप उसको लाए थे, उस कार्य के निमित्त यदि वो आपके यूज में नहीं आ रही है, तो कोई न कोई किसी न किसी कार्य के यूज में तो वो आ ही जाएगी, क्योंकि वो अच्छी वस्तु है और अच्छी वस्तु कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो यही कहने का इनका मतलब है कि यदि कोई महावृक्ष है, विशाल वृक्ष है, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपको फल नहीं देगा तो छाया तो दे ही देगा। अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि सर्प दुर्जनयोर मध्ये वरम सर्पम न दुर्जनम, वरम सर्पो न दुर्जनम। यदि आपको दो लोग मिल जाएं, एक सर्प मिल जाए और एक दुष्ट व्यक्ति मिल जाए, तो आपको सर्प को चुन लेना चाहिए। वरम माने श्रेष्ठ, सर्पः माने सर्प है, न दुर्जनम, जबकि दुर्जन जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। सर्प और दुर्जन में से सर्प ज़्यादा श्रेष्ठ है, दुर्जन कम श्रेष्ठ है, या बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि सर्पो दशति कालेन, क्योंकि सर्प तो तभी ही डसेगा जब आप उसको छेड़ेंगे, या उसको जब दर्द होगा, या आप उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो सर्प तो किसी खास समय पर ही डस पाएगा, लेकिन दुर्जनस तो पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति तो आपको पद पद पर डसेगा, पग पग पर डसेगा, हर क्षण आपको डसेगा, हर क्षण आपको जो है कष्ट देगा। इसीलिए सर्प ज़्यादा श्रेष्ठ है दुर्जन की संगति से। अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि यस्मिन देशे न सम्मानो, यस्मिन देशे, जिस देश में न सम्मान है, न प्रीति ही, न प्रीति है, न प्रेम है, न च बांधवा, नहीं आपके बंधुजन हैं। ठीक है, न च विद्यागमः कश्चित, और किसी प्रकार का विद्या का आगम भी वहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई विद्या प्राप्त आपको नहीं हो रही है, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। न तत्र दिवसम वसेत, वहाँ पर एक दिन भी जो है आपको निवास नहीं करना चाहिए, वहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पद्य से संबंधित, इन पद्यों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं भाई कि केशाम मनसी वचसी कर्मणि च ऐक्यम भवति, किन लोगों के मनसा, मतलब मनसी माने मन में भी और वाणी में भी और कर्मों में भी ऐक्य होता है, एक होते हैं मन वचन और वाणी कर्म से। कौन है वो लोग? तो अभी हमने पढ़ा था कि महात्मा लोग जो होते हैं, साधवः, जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा नाम, ठीक है, वो लोग मनसा वाचा और कर्मणा एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, और दुरात्मा लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं, कर्म से अलग होते हैं और वाणी से कुछ अलग ही होते हैं। ठीक है, उनमें परस्पर जो है मनसा वाचा और कर्मणा, उन परस्पर विरोधाभाव होता है, लेकिन महात्मा जो है मन और वचन और कर्म से एक ही होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि वह्निना प्रदीप्ते गृहे किम न युक्तम भवति, कि आग से जलते हुए घर को देखकर क्या युक्त नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कूप खननम न कूप खननम युक्तम वह्निना प्रदीप्ते वह्निना गृहे, कि जलते हुए घर में जो है कुआं खोदना सही बात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कूप खननम। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि तव्यत प्रत्यय युक्त शब्द कह, कि तव्य प्रत्यय युक्त शब्द इनमें से कौन है? तो हमें चुनना है। पहला है सेवनीय। ठीक है, इस सेवनीय में अनियर प्रत्यय है। सेवितव्य, ये इसका सही आंसर है। सेवितव्य में तव्यत प्रत्यय है। पठनीय में भी अनियर प्रत्यय है, और पर्वतः में तो इनमें से कोई प्रत्यय ही नहीं है। ठीक है, पर्वतः जो शब्द है ये पर्वत शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पठनीय और सेवनीय में अनियर प्रत्यय है, तो सेवितव्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दशनं करोति इति पदस्य समानार्थक शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। दशनं करोति, जो श्लोक अभी हमने पढ़े थे उन श्लोकों में दशनं करोति इस पद का एक समानार्थक पद दिया गया है, तो उसको छांटकर हमें यहाँ पर लिखना है, उसको चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है या बताना है। ठीक है, तो
खादनम करोति बन जाएगा खादति, इसका प्रयोग श्लोक में नहीं हुआ है। भक्षणम करोति इति भक्षयति, इसका प्रयोग भी श्लोक में नहीं हुआ है। दशनम करोति इति दशति, इसका प्रयोग श्लोक में हुआ है। ठीक है, सर्पो दशति कालेन। ठीक है, तो इसका प्रयोग हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 3। और खादनम करोति खादति ये तो है ही गलत पहले से ही, क्योंकि खादति का प्रयोग भी श्लोक में नहीं हुआ है। तो दशनम करोति इसका समानार्थक पद बन जाएगा दशति। अगले वाले प्रश्न में कह रहे हैं कि यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत, कि यस्मिन् स्थाने ये जो पद है, इस पद के स्थान पर कौन सा शब्द श्लोक में प्रयुक्त हुआ है उसको चुनकर हमें बताना है। तो यस्मिन् तडागे, यस्मिन् सरोवरे, यस्मिन् देशे और यस्मिन् वृक्षे, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो श्लोक में लिखा हुआ है कि यस्मिन् देशे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यस्मिन् देशे न सम्मानो। ठीक है, तो यस्मिन् स्थाने की जगह है श्लोक में यस्मिन् देशे पद का प्रयोग किया गया है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, और बाकी आंसर जो बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो एक बार यदि हम श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, पद्य को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हम हो पाएंगे। अगला वाला प्रश्न है कि संग दोषेण के विकृतिम न गच्छन्ति, कि अपने संग में जो दोष हैं उन दोषों से किसमें विकार नहीं आता है। आपके साथी में भले ही कितने ही दोष हों, आप में वो विकार नहीं आते हैं, तो कौन है वो व्यक्ति कि संग के दोष के कारण भी जिनमें विकार नहीं आते हैं, जिनमें दोष नहीं आते हैं। तो पहला ही श्लोक जो था तो उसमें ये बताया गया था कि विकृतिम नैव गच्छन्ति संग दोषेण साधवः। ठीक है, जो साधु लोग जो होते हैं उनमें किसी तरह का विकार नहीं आता है, भले ही उनके संग वाले में, उनके साथ वाले में कितने ही विकार हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधवः, जो कि तीसरा ऑप्शन हमारा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पर अब समाप्त होते हैं। गद्य और पद्य हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न जो है ये भाषा पर आधारित है, और प्रश्न में कहा गया है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः नाम किम, कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या है। ठीक है, बहुभाषावाद हम किसे कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है केवल मातृभाषायाः अधिगम है, तो केवल मातृभाषा का अधिगम बहुभाषावाद नहीं कहलाएगा। मातृभाषा माध्यमेन अधिगम है, मातृभाषा के माध्यम से अधिक भाषाओं का अधिगम, ये भी बहुभाषावाद नहीं कहलाएगा। बहुभाषावाद हम किसे कहेंगे। प्रथमम मातृभाषायाः अधिगम है, पहले मातृभाषा का अध्ययन करेंगे, तदनंतरम अधिकानां भाषाणां योग है, और उसके बाद हम और अन्य भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो ये सही उत्तर है इसका अनेकाणाम। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कह रहे हैं अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। दूसरे ऑप्शन के समान ही ये ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन भी वही कह रहा था मातृभाषा के माध्यम से अधिगम, और ये भी यही कह रहा है कि मातृभाषा के रूप में अनेक भाषाओं का और विदेशी भाषाओं का अधिगम या अध्ययन। तो मातृभाषा के रूप में अनेक विदेशी भाषाओं का और भाषाओं का अध्ययन आप नहीं कर सकते, मातृभाषा तो एक ही हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पहले अपनी मातृभाषा का अध्ययन करेंगे और उसके बाद उससे अधिक जो अन्य भाषाएं हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ही, यानी कि लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी ज्ञायते, कि विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति में विद्यालयी भाषा किस नाम से जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है बहुभाषी शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षायाम भाषा इति, तीसरा है मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः इति, और चौथा है त्रिभाषा सूत्रम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आपने देखा होगा कि विद्यालय में बहुभाषा शिक्षा नहीं चलती है, शिक्षायाम भाषा भी नहीं है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद ये भी नहीं चलता है, लेकिन त्रिभाषा सूत्र विद्यालय में चलता है कि आपको 2 भारतीय भाषा और 1 विदेशी भाषा लेनी होती है। विदेशी भाषा के रूप में इंग्लिश को रखा जाता है, और भारतीय भाषा के रूप में हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है, तीसरी भाषा जो है वो संस्कृत है। तो इस तरह से त्रिभाषा सूत्र जो है वो विद्यालय के संदर्भ में चलता है, विद्यालय की भाषा शिक्षा नीति के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो त्रिभाषा सूत्र होगा। अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं
इसकी समुच्चय भाषा उपागम है, ठीक है, इसे इनमें से कौन है? इन जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से समुच्चय भाषा का उपागम कौन है? ठीक है, समुच्चय भाषा का मतलब सभी जो भाषाएं हैं, ऑल लैंग्वेज अप्रोच, किस ऑप्शन को हम मानेंगे इसमें से? तो पहला जो ऑप्शन है उसमें कह रहे हैं विद्यार्थीनां भाषाधिगमः भवति, कि विद्यार्थियों का भाषा अधिगम होता है अक्षर ध्वनि ज्ञानांतरम शब्दानाम, कि पहले अक्षर और ध्वनि का ज्ञान होता है, उसके बाद शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों के समूहों के ज्ञान से वाक्यों का ज्ञान होता है, और इस तरह से ज्ञान की अवधारणा चलती है कि पहले अक्षर का ज्ञान, ध्वनि का ज्ञान, उसके बाद शब्दों का ज्ञान, और उसके बाद फिर वाक्यों का ज्ञान, इस तरह से ज्ञान होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थिनां भाषाधिगमः भवति, विद्यार्थियों का भाषा अधिगम इस प्रकार होता है कि भाषिक खंडेभ्यः, ठीक है, पहले भाषा को अनेक खंडों के रूप में पढ़ाया जाता है, उसके बाद वर्णानाम अक्षराणाम च बोधः कुर्वन्ति इति अवधारणा, उसके बाद वर्णों और अक्षरों का बोध कराया जाता है, तो ये अवधारणा चलती है। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें कह रहे हैं कि भाषा अधिगमस्य आरंभः भवति, कि भाषा अधिगम का आरंभ होता है लघुतमेन एकैकेन वर्णमालायाः अक्षरेण इति अवधारणा। ये अवधारणा है कि लघुतमेन, छोटे से छोटे एक एक वर्णमाला और एक एक अक्षर के आरंभ से भाषा का अधिगम का आरंभ होता है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है। और चौथा जो ऑप्शन है सर्वाः भाषाः समान मार्गेण एव अधिगम्यन्ते, कि सभी भाषाएं जो हैं वो समान रूप से चलती हैं, समान रूप से उनका अधिगम किया जा सकता है, ये अवधारणा जो है, तो ये भी अवधारणा गलत है, क्योंकि समान रूप से सबका अधिगम नहीं हो सकता, क्योंकि एक भाषा को तो हम जानते ही हैं जो हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो 2 लग रहा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि यदि हम किसी भाषा को जानेंगे ही नहीं, सबसे पहले हम उसके अक्षर बोध के बारे में जानेंगे, तो अक्षर और ध्वनि के बारे में, उसके बाद शब्दों के बारे में, फिर शब्दों के समूह और फिर वाक्यों के बारे में, तो ये तरीका भी उतना सही नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि पहले हम भाषिक खंडों के रूप में, मतलब लैंग्वेज चंक्स के रूप में उसको देख लें, उस भाषा को सुन लें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके वर्णों के बारे में जानें, उसके अक्षरों का बोध करें। तो इस तरह से इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ठीक है बजाय कि पहले ऑप्शन का। हालांकि पहला ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन इससे ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इस भाषा का भाषा समुच्चय उपागम इनमें से दूसरे ऑप्शन में निहित है, न कि पहले ऑप्शन में। तीसरा और चौथा तो गलत ही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंगरूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति, कि भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण नाम का जो उपागम है इसको अंग के रूप में भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम स्वीकार करता है? पहला जो ऑप्शन है वो है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है व्याकरणानुवाद पद्धति ही, तीसरा है उपागम, और चौथा है संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि भाषा को अधिगम के रूप में कंठस्थीकरण कहाँ पर किया जाता है, तो संरचनात्मक उपागम जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वहाँ पर तो नहीं किया जाता, व्याकरण अनुवाद में किया जाता है। व्याकरण के नियम होते हैं जहाँ पर कंठस्थीकरण उनका करना होता है, उनको जानना होता है, समझना होता है, और उससे पहले आपको याद होना चाहिए व्याकरण के सूत्र यदि आप संस्कृत में हैं और व्याकरण के संधि समास आदि के सूत्र यदि आपको याद नहीं है तो उनका प्रयोग करने में मुश्किल होती है। उनके अर्थ को यदि हम नहीं जानते, तो नियमों को यदि हम नहीं जान पाएंगे तो भाषा का अधिगम कैसे कर पाएंगे। तो व्याकरणानुवाद पद्धति में कंठस्थीकरण को अंग के रूप में, भाषा शिक्षण के अंग के रूप में रखा जाता है। संप्रेषणात्मक में तो कंठस्थीकरण होगा ही नहीं, और संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यहाँ पर भी कंठस्थीकरण नहीं होगा। तो व्याकरणानुवाद पद्धति में जो है कंठस्थीकरण को अंग के रूप में रखा जा सकता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति, कि काव्या जो है वो एक भाषा शिक्षिका है, ठीक है, और सा विषयानुगुणम शब्दानाम आहरणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। वह विषय के अनुसार शब्दों का आहरण करने के लिए तेषां सहगामी शब्दानाम, उसके जो सहगामी शब्द हैं उन शब्दों के साथ साथ चलने वाले जो शब्द हैं, उनके समानांतर जो शब्द हैं, उनके जैसे जो शब्द हैं, उनका आहरण करने के लिए भी, उनको चुनने के लिए भी छात्रों को निर्देश देती है। तो इस तरह की पाठ्य योजना या पद्धति
क्या कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो विन्यास गति, शब्दजाल गति, शब्द क्रीड़ा या इस नाम से, या फिर शब्द निर्माण इस नाम से, किस नाम से ये जानी जाती है? तो इस गति को हम शब्दजाल भी, इस पद्धति को शब्दजाल तो नहीं कहेंगे, शब्द क्रीड़ा भी नहीं कहेंगे, शब्द निर्माण भी नहीं कहेंगे, लेकिन विन्यास जो है, कलेक्शन इसे जो है हम कलेक्शन के नाम से जान सकते हैं, विन्यास के नाम से जान सकते हैं कि आपने किन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी विषय के अनुरूप होता है और उन्हीं शब्दों के जैसे अन्य जो शब्द हैं, सहगामी शब्द हैं, उन शब्दों के साथ साथ प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को चुनने के लिए छात्र को निर्देश दिया है, तो इसे हम कलेक्शन कहेंगे। ठीक है, एक शब्दों के साथ होने वाले सहगामी शब्दों का कलेक्शन किया है, चुनने का निर्देश आपने दिया है, तो इसको हम कलेक्शन के नाम से जानेंगे। विन्यास ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति, कि छात्रों की भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए शिक्षिका जो है एक प्रश्न पत्र को प्रस्तुत करती है। तस्मिन् सा प्रत्येकं पंचमं पदं प्रत्याहृत्य एकं परिच्छेदं ददाति। वह शिक्षिका क्या करती है, उस प्रश्न पत्र में एक प्रश्न देती है जो कि परिच्छेदात्मक है, एक परिच्छेद देती है और उस परिच्छेद का प्रत्येक 5वां अक्षर जो है वो निकाल लेती है, उसको अलग रख देती है। ठीक है, उसको चुनकर अलग रख देती है और उसके स्थान पर रिक्त स्थान डॉट 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 बना देती है इस तरह से। और छात्रों को क्या करना है कि प्रत्येकम छात्रान् पंचमम तद रिक्त स्थानम पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। छात्रों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि छात्रों को जो पंचम पद निकाल दिए गए हैं उस परिच्छेद में से प्रत्येक 5वां पद निकाल दिया गया है और मिला दिया गया है, तो छात्रों को उनमें से पद छांटने हैं और सही सही रिक्त स्थान को भरना है कि कौन सा 5वां पद इस रिक्त स्थान पर फिट आएगा, या इसका जो 5वां अक्षर जो है वो इन सभी 5वें अक्षरों में से कौन सा है। रिक्त स्थान भरने हैं छात्रों को पदों को चुनकर। तो इस तरह की जो विधि है, परीक्षा विधि जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन जो है हमारे, पहला है अवबोध पूर्वकम पठनम इति, तो ये तो गलत हो जाएगा, अवबोध तो इसमें हुआ ही नहीं है। शब्द ज्ञान परीक्षा इति ये हो सकता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से इसको हम परीक्षा विधि इसको नहीं कह सकते, इस प्रकार की परीक्षा विधि। अगला है शून्य स्थान परीक्षणम, कि शून्य स्थान पूर्णम, शून्य स्थान को रिक्त स्थान भरो, तो ये तो कोई विधि नहीं हुई क्योंकि ये तो है ही प्रश्न में। और अगला है क्लोज परीक्षा इति, यानी कि क्लोज टेस्ट, तो इसे हम क्लोज टेस्ट कह सकते हैं क्योंकि क्लोज टेस्ट में ही ऐसा होता है कि जो पाँचवें मतलब कोई भी अक्षर उसमें से निकाल लिए जाते हैं परिच्छेद में से और फिर उनको भरना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो परीक्षा विधि है इसको हम क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं और क्लोज टेस्ट में ही परिच्छेद में से ही पदों को निकाल दिया जाता है और फिर उन पदों को छात्रों को उस परिच्छेद में भरना होता है। तो इस तरह का जो परीक्षा विधि होगी, जो परीक्षण होगा, वो क्लोज परीक्षा इस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्लोज परीक्षा है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि यथा संभाषण समये उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानां समुचित क्रमेण प्रयोग है। संभाषण समय, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, उस समय पर उचितेन उच्चारणेन सह उचित उच्चारण के साथ समुचित शब्दों का समुचित क्रमेण प्रयोग है। अच्छा, मतलब उचित शब्दों का उचित क्रम से प्रयोग जो होता है वो क्या कहलाता है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो हमारे जो ऑप्शन हैं उनमें लिखा है संकेत भाषा। ठीक है, पहला है कि बॉडी लैंग्वेज, इसको हम बॉडी लैंग्वेज कहेंगे, तो नहीं से हम बॉडी लैंग्वेज नहीं कह सकते क्योंकि शब्दों का समुचित शब्दों का प्रयोग समुचित क्रम से करना बॉडी लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। संभाषण प्रक्रिया कह सकते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ स्पीकिंग, तो संभाषण प्रक्रिया हम इसको कह सकते हैं कि संभाषण प्रक्रिया में ही हम उचित शब्दों का उचित क्रम से प्रयोग कर रहे हैं। अगला वाला देखते हैं भाषा व्यापार। तो भाषा व्यापार तो है ही, भाषा व्यापार का मतलब है भाषा का आदान प्रदान कर पाना। ठीक है, दोनों जब एक ही भाषा में बातचीत कर रहे हैं तो इसे भाषा व्यापार कहेंगे। तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। और प्रयोग आधारित भाषा, तो प्रयोग आधारित भाषा भी ये नहीं है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है संभाषण प्रक्रिया, कि हमारी संभाषण प्रक्रिया ऐसी है, हमारी स्पीकिंग का मैकेनिज़्म ऐसा है कि हम समुचित शब्दों का प्रयोग समुचित क्रम से करते हैं। ठीक है, समुचित का मतलब है उचित ही लगा लीजिए, सम उपसर्ग लगाए तो और अच्छी तरह से,
ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। संभाषण प्रक्रिया हमारी ऐसी है कि संभाषण के समय हम उच्चारण जब करते हैं तो उचित उच्चारण के साथ उचित शब्दों का प्रयोग उचित क्रम से करते हैं, तो ये हमारी संभाषण प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति। कथा कथन जो है वह मतलब किसी कथा को कहना ये शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, तो इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? वो ऑप्शन है कि श्रवण गतिविधौ छात्रान् नियोजयितुम, कि श्रवण विधि में छात्रों को नियोजित करने के लिए, तो नहीं, कथा कथन का श्रवण विधि में प्रयोग करने के लिए नहीं किया जाता, नियोजित करने के लिए नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन है छात्राणाम संभाषण कौशलस्य विकासार्थम, तो संभाषण कौशल का विकास करने के लिए कथा क्यों कथन क्यों कहेंगे? कथा तो एक क्यों बोलनी होती है, बाकी को सुनना होता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा है भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। और चौथा है कक्षायाम अनुशासनम पालयितुम, कि यदि एक बच्चा कथा बोलेगा और बाकी सब बच्चे उसको सुनेंगे तो जो है क्लास में शांति रहेगी, तो इसका ये भी सही ऑप्शन जो है नहीं है। तो तीसरा जो ऑप्शन है भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, तो इसके लिए कथा कथन किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो तीसरा है, भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम। तो अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। कह रही हैं कि ससंदर्भम व्याकरणम लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या कहलाती है, उसका नाम क्या है? सही मतलब ससंदर्भम व्याकरण का तात्पर्य क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। और ऑप्शन है कि पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरणस्य अधिगमनम, कि बार बार अभ्यास के बल से व्याकरण का अधिगम करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसको हम नहीं कहेंगे ससंदर्भ व्याकरण, तो बार बार अभ्यास करना इस और उससे व्याकरण का ज्ञान हमें हो जाएगा, तो ये ससंदर्भ व्याकरण नहीं कहला जा सकता। पूर्वम रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोगम इति प्रवृत्ति, पहले रूपों का ज्ञान हो जाए, शब्द रूपों का और धातु रूपों का, उसके बाद हम उनके प्रयोग के विषय में जानें, तो ये भी एक सही प्रवृत्ति, एक सही जो है नाम नहीं है संदर्भ व्याकरण के लिए, एक सही व्याख्या नहीं है उसकी। और तीसरा जो ऑप्शन है कि स्वाभाविक भाषायाः उदाहरणेषु रूपाणां परिचय है तथा संदर्भे तेषाम् अध्ययनम, कि स्वाभाविक भाषा में उदाहरण के रूप में जो रूप है, उदाहरण के रूप में जो रूप हैं संस्कृत भाषा के, उनका परिचय कराया जाए। और संदर्भे तेषाम् अध्ययनम, और जब उसका संदर्भ आए तो वहाँ पर उनका अध्ययन भी किया जाए। मान लीजिए कि हमने स्वाभाविक भाषा का मतलब है कि जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं उस भाषा का प्रयोग करते हुए, या उस भाषा का कोई साहित्य पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम उदाहरणों के रूप में उस भाषा के रूपों को ले लें, और फिर व्याकरण में आए, और व्याकरण में आकर के उनका संदर्भ ढूंढा जाए, उनके जो है सूत्र ढूंढे जाएं, उनके नियम ढूंढे जाएं कि कैसे ये रूप बना, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा, किस तरह से व्युत्पत्ति शब्द की हुई है। तो ये जो असल में होगा, इसी को हम संदर्भ युक्त व्याकरण कह सकते हैं, ससंदर्भ व्याकरण कह सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर लग रहा है। चौथा वाला भी देख लेते हैं। चौथे में कह रहे हैं कि व्यवस्थित संरचना माध्यमेन रूपाणाम अधिगमनम, कि व्यवस्थित संरचना के माध्यम से अधिगमों का जो है ज्ञान, और येन विद्यार्थी क्रमशः विकासम प्राप्त होती, जिससे विद्यार्थी क्रमशः विकास को प्राप्त हो। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। यही आंसर इसका ठीक लग रहा है कि स्वाभाविक भाषा का उदाहरणों के रूप में हम उसके रूपों को ले लें, उनका परिचय कर लें, और उसके बाद व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करें जब, तो उस संदर्भ में उन शब्दों के प्रयोग के बारे में जानें, उनकी व्युत्पत्ति के विषय में, और किस कंडीशन में किस नियम के आधार पर हम उसको उस वाक्य में उस भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, इसके विषय में जानें। तो इसी को कहेंगे ससंदर्भ युक्त व्याकरण, या ससंदर्भ व्याकरण के साथ अधिगम। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्। ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका कौशल विकासार्थ लेखन के लिए इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्, कौशल विकास के लिए लेखन जब करेंगे तो इनमें से उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा भेद है कि जिसका ग्रहण कौशल विकास के लेखन के समय नहीं किया जाएगा? तो पहला है व्याख्यान समये टिप्पणी संकलनम। ठीक है, तो व्याख्यान के समय में टिप्पणी का संकलन, तो इसे तो हम
कह सकते हैं कि कौशल विकास के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि इसका ग्रहण नहीं होगा। पठन समय टिप्पणी लेखनम, तो पढ़ने के समय भी टिप्पणी लेखन हो सकती है। नोट मेकिंग, जब हम पढ़ेंगे तो नोट भी बनाते रहें। तीसरा है सारांश लेखनम, सिनॉप्सिस राइटिंग, कि जो भी हमने पढ़ा है उसको सारांश में प्रस्तुत कर पाएँ, तो सारांश लेखन भी एक सही आंसर है। लेकिन मतलब एक सही तत्व है, एक सही बिंदु है कौशल विकास के लेखन में, कौशल विकास के लिए लेख लिखते समय। अब चौथा जो ऑप्शन है कि कस्यचित कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखनम, कि यदि हम कौशल विकास के लिए कोई लेख लिख रहे हैं और उसके साथ साथ हम कल एक प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम के लिए योजना क्या होगी, इस प्रोग्राम में कैसे अतिथियों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, इस पर भी एक हम नोट लिख रहे हैं, तो ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। तो कौशल विकास के लिए लेख लिखते समय हम इस बात को नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। राइटिंग एजेंडा, कल के प्रोग्राम में क्या होने वाला है उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, हम उस लेख से संबंधित ही विषय पर चर्चा करेंगे। तो चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि पाठ्यपुस्तक निर्माता है वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः पाठान कविता वर्णनानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम, अर्थात पाठ्यपुस्तक निर्माता जो होते हैं वो वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः, कि जो कई प्रकार के पत्र पत्रिकाएं आदि लिखी गई हैं जो मूल लेख हैं, वहाँ से पाठों को, कविताओं को, वर्णनों को ले करके पाठ्यपुस्तकों में नियोजित कर देते हैं, रख देते हैं, एक पाठ बना देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कि तेषु विश्वसनीय स्वाभाविकी च भाषा विद्यते। इससे क्या होता है कि जो भाषा जो है, जो लेख या कविता या कोई वर्णन हमने पुस्तक में लिखी है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है, कि उसमें जो वर्णन होता है वो स्वाभाविक वर्णन होता है, स्वाभाविक भाषा के लिए वर्णन किया जाता है पत्र पत्रिकाओं में, कि पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने वाले लोगों के समझ में वो भाषा आ जाए, इसलिए वहाँ पर स्वाभाविक भाषा का प्रयोग होता है, सामान्य भाषा का, सरल भाषा का प्रयोग होता है। तो क्या इसके लिए किताबों में उन पाठों को, उन लेखों को रख दिया जाता है? तो ये एक सही तरीका हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है या ऐसा होता भी है अक्सर। पाठ्यपुस्तक निर्मातृभ्यः तानि रोचन्ते, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा कि पाठ्यपुस्तक निर्माताओं को लगता है कि उनकी रुचि है जो है पत्र पत्रिका आदि लेखन में या उनको पढ़ने में, तो वो किताबों में ही उसको एक पाठ के रूप में बना देते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। अभ्यास प्रश्नानां निर्माणे तेषां उपयोगिता भवति, अभ्यास प्रश्नों के निर्माण में उनकी उपयोगिता होती है, तो ये भी गलत है। तानि पठनार्थम उपयोगिनी भवन्ति, पढ़ने में वो उपयोगी होते हैं, ये भी गलत है। पढ़ने में उपयोगी तो वेद भी है, तो क्या उनको भी पाठ्यपुस्तक का अंग बना लें? तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पाठ जो हैं, जो कविता हैं, जो मूल लेख हैं, जो वर्णन आदि हैं, उनमें जो भाषा होती है वो स्वाभाविक भाषा होती है और विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि बहुत जगह उनकी प्रूफ रीडिंग होकर वो लेख आदि में छपी होती है, ठीक है, पत्र पत्रिका आदि में छपी होती है। तो एक तो विश्वसनीय होती है, ऑथेंटिक होती है, और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग भी उसमें होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाएगा 1, क्योंकि उनकी भाषा पत्र पत्रिकाओं में पाठों की, कविताओं की, वर्णनों की भाषा विश्वसनीय और स्वाभाविक ही होती है, इसलिए वहाँ से ले करके पाठ्यपुस्तकों में उन लेखों को, कविताओं को रख दिया जाता है, कोर्स में लगा दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि शिक्षकः एकम पाठम स्वगत्या पठति, एक शिक्षक है जो एक पाठ को अपनी गति से पढ़ रहा है, मतलब अपने अनुसार पढ़ रहा है। विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति, जो विद्यार्थी लोग हैं वो क्या करते हैं, वे समूह में विभाजित हो जाते हैं क्लास में और मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपस में बांट लेते हैं, उनको ले करके पाठ का दोबारा निर्माण करते हैं। एवं विधम कार्यम अस्ति, इस प्रकार का कार्य जो है वो क्या कहलाता है? मतलब एक पाठ जो है क्लास में लगा हुआ है, किसी पुस्तक का एक पाठ जो है क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक तो उस पाठ को सर ने, शिक्षक ने अपने हिसाब से कक्षा में पढ़ा दिया, उसके बाद विद्यार्थियों ने अलग अलग समूहों में अपनी कक्षा को बांटा और उस पाठ के मुख्य बिंदुओं को लेकर के पाठ्य का पुनर्निर्माण किया। मतलब हर एक बिंदु को अलग अलग समूह ने पढ़ लिया और फिर इस तरह से उसको आपस में शेयर कर लिया। तो इस तरह का कार्य क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो एक तो यह है कि श्रुतलेख, ठीक है, श्रुतलेख
तो नहीं कहलाया जाएगा। श्रुतलेख किसे कहेंगे कि कोई बोल रहा है और हम उसको सुनकर लिख रहे हैं, वो श्रुतलेख कहलाता है, तो ये नहीं कहलाया जाएगा। दूसरा है व्याकरण श्रुतलेख कि ग्रामर डिक्टेशन। तो ग्रामर डिक्टेशन ये हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर के बिंदुओं को चुन करके आप अपनी कक्षा को अलग अलग भागों में बांटकर ग्रामर के मुख्य बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। अगला है कार्यस्य पुनर्लेखनम कि कार्य का पुनर्लेखन, कि एक बार हमने लिख दिया उसको दोबारा हम लिखेंगे, तो ये भी गलत आंसर है। और पारस्परिक श्रुतलेख, पारस्परिक मतलब म्यूचुअल डिक्टेशन, म्यूचुअल डिक्टेशन में जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि पारस्परिक में श्रुतलेख नहीं होता है, और वो होगा भी तो वो पर्सनल होगा, ठीक है, वो पुनर्निर्माण के रूप में नहीं होगा। तो पुनर्निर्माण के रूप में तो व्याकरण का श्रुतलेख ही हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रथम भाषा विकास है साधारणतया ज्ञायते कि पहले, सबसे पहले जो भाषा है, पहली भाषा है, उसका विकास साधारणतया किस नाम से जाना जाता है? अधिगम के नाम से जाना जाता है? नहीं, अधिगम के नाम से नहीं जाना जाता। पहली भाषा हम अधिगम के रूप में नहीं जानते। अधिग्रहण के रूप में जाना जाता है? हाँ, अधिग्रहण के रूप में इसे जाना जा सकता है, क्योंकि पहली भाषा जो है हम सीखेंगे वो उसका हम ग्रहण करेंगे। सबसे पहले बच्चा सुनता है उसको, ठीक है, आपने जब पढ़े भी होंगे भाषा के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वाइगोत्स्की के, तो वहाँ पर भी वही कहते हैं कि शुरू के जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चा पहले उनको ग्रहण करता है, भाषा को सुनता है, ठीक है। तो अधिग्रहण के माध्यम से हम अपनी प्रथम भाषा को सीख सकते हैं, या प्रथम भाषा का विकास हमारा उसी तरह से होता है। परिवर्धनम भी गलत है, और संज्ञानम, उसको जान पाना, तो वो भी गलत ऑप्शन है। तो इसका अधिग्रहण जो है वो सही और सटीक आंसर है कि पहली भाषा जो हम अपनी सीखते हैं या पहली भाषा का हमारा जो विकास होता है वो अधिग्रहण के माध्यम से होता है। तो अगला जो हमारा जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि कस्याश्चित शिक्षिकायाः कक्षायाम, कि किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति, कि छात्रों की मातृभाषा जो है अलग अलग है, अलग अलग मातृभाषाओं के छात्र जो हैं किसी शिक्षिका की कक्षा में बैठे हुए हैं। सा प्रत्येकम छात्रम स्वभाषया परस्परम अभिवादयितुम निर्दिशति, और वो सभी छात्रों से कहती है कि वो अपनी अपनी भाषा में परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करें, अपने सभी एक दूसरे को हाय हेलो नमस्कार जो करना है वो अपनी अपनी भाषा में करें। प्रतिदिनं छात्राः विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थम प्रयत्नशीलाः भवन्ति, और प्रतिदिन जो है वो छात्र जो हैं उस कक्षा के वो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के साथ परिचय करने में एक दूसरे का प्रयत्नशील होते हैं, प्रयत्न करते हैं। एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कतमम आश्रयति, तो इस प्रकार से शिक्षिका जो है उसने साधन के रूप में इनमें से किसका आश्रय लिया है? इन 4 ऑप्शंस में से किस का आश्रय लेकर के उन्होंने साधन के रूप में इस जो है आश्रय लिया है किसका? तो ये इसमें जो ऑप्शन है उसमें कह रहे हैं कि जो संसाधन के रूप में बहुभाषावाद, कि आपने मल्टी लैंग्वेलिज्म एज रिसोर्स, कि आपने बहुभाषावाद को संसाधन के रूप में ले लिया और उसका सही प्रयोग कर दिया, तो ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, सही उत्तर हो सकता है। अगला है कि बहुभाषिकता, बहुभाषिकता को का आश्रय हमने लिया, तो ये सही तो हो सकता है लेकिन उतना सही नहीं है जितना कि संसाधन के रूप में भाषा को लेकर के उसका सही फ़ायदा उठा लिया। तो ये पूरी तरह से जो है सही उत्तर नहीं है, अर्ध सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। योजना रूपेण विभिन्नता, की योजना भाई एक ही तरीके से छात्रों को पढ़ा रहे थे, आज हमने कुछ अलग कर दिया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। डाइवर्सिटी एज ए स्ट्रेटजी, जो विभिन्नता है उसको हमने एक स्ट्रेटजी के रूप में ले लिया, योजना के रूप में ले लिया, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। और भाषा ऐक्यवाद है, हमने मोनोलिंग्वलिज्म को चुना कि भाषा अलग अलग भाषाओं में एक वाद को दिखाने के लिए, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो ये हो सकता है कि बहुभाषावाद को हमने एक संसाधन के रूप में लिया, ठीक है, और उसका सही प्रयोग करते हुए क्लास में हमने सबको एक दूसरे के शब्दों से, एक दूसरे की भाषा के शब्दों से जो है परिचित कराया। अगला और अंतिम प्रश्न जो है आज का वो है विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थम कतमः मार्गम न समुचितः, कि विद्यार्थियों के लिए एकस्याः एक भाषा का परिचय यदि हमें कराना है विद्यार्थियों को, तो कौन सा ही मार्ग जो है इनमें से समुचित ठीक नहीं है,
इनमें से कौन सा मार्ग जो है वो ठीक नहीं है। यदि हम विद्यार्थियों को किसी एक भाषा का परिचय करवाना चाहते हैं तो पहला तो है कि अंत्यानुप्रास कविता भी गीतई च, कि अनेक प्रकार की कविताओं और गीतों के माध्यम से हम उस भाषा का परिचय कराएं तो एक सही तरीका हो सकता है। शब्दई लघु वाक्य च, अनेक शब्दों को हमने ले लिया और लघु लघु वाक्य हमने बना दिए, जैसे कि प्रातः की नमस्ते, ठीक है, रात की नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो, इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हमने भाषा का यह परिचय करवा दिया। तीसरा है वर्णमालाया अक्षराणाम शिक्षणेन, हमको किसी भाषा का ज्ञान कराना है, किसी भाषा के बारे में बताना है और हम उसकी लिपियों के बारे में बता रहे हैं, वर्णमाला के बारे में बता रहे हैं, अक्षरों के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं हो सकता। और चौथा है कि मौखिक श्राविका आदान प्रदान द्वारा, कि मुख के मतलब बोलने के द्वारा और सुनने के द्वारा इनका आदान प्रदान करके हम उस भाषा का परिचय करा सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा मार्ग ठीक नहीं है, खत्म है मार्ग न समुचित है। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो है तीसरा कि वर्णमालाया अक्षराणाम शिक्षणेन विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थम मार्गः न समुचितः, कि विद्यार्थियों के लिए यदि एक भाषा का प्रयोग हमें करवाना है, उसका परिचय यदि हमें कराना है, तो वर्णमाला और अक्षरों के द्वारा शिक्षण वाला जो माध्यम है, जो मार्ग है, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से आज हमने संस्कृत के लगभग 30 प्रश्नों को हल किया, अपठित गद्यांश और पद्यांश सबको हल किया। और इस तरह की वीडियो जिस पर अब आती ही रहेंगी। यदि आपको इस तरह की वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है तो इसको शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो अपलोड होते ही, यदि आपने बेल आइकन दबाया होगा तो अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।